दोस्तों, जापान को दुनिया के सबसे सुरक्षित और शांत देशों में गिना जाता है। यहाँ अपराध की दर इतनी कम है कि लोग देर रात भी बिना किसी डर के सड़कों पर घूम सकते हैं। लेकिन साल 2007 में जापान में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिला दिया बल्कि हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में गुस्से और दुख की लहर दौड़ा दी। यह कहानी है एक ऐसी युवा लड़की की जो अपने सपनों को पूरा करने जापान आई थी, लेकिन एक सनकी और खतरनाक अपराधी की वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपराध को अंजाम देने वाला व्यक्ति करीब 2.5 साल तक जापान की पुलिस को चकमा देता रहा। उसने अपना चेहरा बदल लिया, शहर बदल लिए, पहचान बदल ली, लेकिन आखिरकार कानून के हाथों से बच नहीं पाया। यह कहानी है 22 साल की लिंडसे हाकर की। लिंडसे हाकर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वह पढ़ाई में बेहद होशियार थी और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से बायोलॉजी में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद उसका सपना था कि वह दुनिया देखे, नई संस्कृतियों को समझे और कुछ अलग अनुभव हासिल करे। इसी सपने के साथ वह जापान पहुंची और वहां एक प्रसिद्ध अंग्रेजी शिक्षण संस्थान में इंग्लिश टीचर के रूप में काम करने लगी। जापान में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वह अपने परिवार और बॉयफ्रेंड से लगातार संपर्क में रहती थी। उसके भविष्य के कई सपने थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे काफी समय से देख रहा है और उसके बारे में सोच रहा है। इस कहानी का दूसरा किरदार है तात्सुया इचिहाशी। एक डॉक्टर परिवार में जन्मा यह युवक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच बेहद खतरनाक थी। पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वह कोई स्थायी काम नहीं करता था। अपना अधिकांश समय जिम, घूमने फिरने और इंटरनेट पर बिताता था। वह मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित था और शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। एक दिन ट्रेन में उसकी मुलाकात लिंडसे से हुई। उसने झूठ बोलकर कहा कि वह उसकी इंग्लिश क्लास का छात्र है। बातचीत के दौरान उसने निजी ट्यूशन की बात की। शुरुआत में लिंडसे ने मना किया, लेकिन बाद में अतिरिक्त आय के लिए वह तैयार हो गई। उसे क्या पता था कि सामने बैठा व्यक्ति छात्र नहीं बल्कि एक शिकारी था जो पहले से ही उसके बारे में खतरनाक योजनाएं बना चुका था। 24 मार्च 2007, यह दिन लिंडसे की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। दोनों एक कैफे में मिले। लगभग 1 घंटे तक पढ़ाई हुई। जब क्लास खत्म हुई तो इचिहाशी ने कहा कि वह फीस घर पर भूल गया है और यदि लिंडसे उसके साथ चले तो वह वहीं भुगतान कर देगा। शुरुआत में लिंडसे हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार मान गई। दोनों टैक्सी से उसके अपार्टमेंट पहुंचे। लिंडसे ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वह कुछ मिनट में लौट आएगी, लेकिन वह वापस कभी नहीं आई। जब शाम तक लिंडसे अपने घर नहीं पहुंची तो उसके दोस्तों ने संपर्क करने की कोशिश की। फोन बंद था। अगले दिन भी कोई खबर नहीं मिली। फिर पुलिस को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस को लिंडसे के कमरे से एक स्केच मिला। यह स्केच उसी व्यक्ति ने बनाया था जो उससे मिलने आया था। स्केच पर नाम और संपर्क जानकारी भी लिखी थी, तात्सुया इचिहाशी। पुलिस उसके घर पहुंची। दरवाजा बंद था। अंदर अजीब सी हलचल सुनाई दे रही थी। अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने अतिरिक्त बल बुलाया, लेकिन यहीं एक बड़ी गलती हो गई। जब पुलिस बाहर इंतजार कर रही थी, उसी दौरान इचिहाशी अचानक दरवाजा खोलकर भाग निकला। उस समय अधिकारियों के बीच उचित संचार व्यवस्था नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि वह पुलिस की आंखों के सामने से फरार हो गया। पुलिस जब उसके घर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। बालकनी में रखे एक बाथटब के अंदर लिंडसे हाकर का शव मिला। जांच में पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। शव को छिपाने और नष्ट करने के लिए उस पर रेत, मिट्टी और कई रासायनिक पदार्थ डाले गए थे। अब यह मामला पूरे जापान की सुर्खियां बन चुका था। देश भर में पोस्टर लगाए गए, इनाम की घोषणा हुई। हजारों पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन तात्सुया इचिहाशी गायब हो चुका था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर 1 साल गुजर गया, लेकिन अपराधी नहीं मिला। इस दौरान ब्रिटेन में भी इस केस को लेकर भारी गुस्सा था। लिंडसे के माता-पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। जापानी पुलिस की आलोचना होने लगी कि आखिर एक आरोपी उनकी गिरफ्त से कैसे निकल गया, लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। करीब 2 साल बाद पुलिस को एक प्लास्टिक सर्जन से सूचना मिली। डॉक्टर ने बताया कि एक युवक उसके पास आया था जिसने अपने चेहरे की बनावट बदलवाई थी। उसने नाक की संरचना बदलवाई, चेहरे के निशान हटवाए और आंखों की बनावट तक बदलने की कोशिश की।
जब पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना की गई तो पुलिस हैरान रह गई। वह व्यक्ति तात्सुया इचिहाशी था, यानी पुलिस जिस चेहरे को तलाश रही थी वह अब अस्तित्व में ही नहीं था। इसी वजह से वह इतने लंबे समय तक बचता रहा। इसके बाद पुलिस ने नए पोस्टर जारी किए और पूरे देश में उसका बदला हुआ चेहरा प्रसारित किया। फिर नवंबर 2009 में एक मजदूर ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी निर्माण साइट पर काम करने वाला एक व्यक्ति इन तस्वीरों से मिलता जुलता है। पुलिस ने तुरंत निगरानी शुरू की। 10 नवंबर 2009, करीब 2.5 साल की तलाश के बाद पुलिस ओसाका की एक निर्माण साइट पर पहुंची। इस बार भागने का मौका नहीं था। जब पुलिस उसके सामने पहुंची तो उसने विरोध नहीं किया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और खुद को गिरफ्तार होने दिया। पूछताछ में पहले वह लगातार झूठ बोलता रहा, लेकिन सबूतों के दबाव में आखिरकार टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने लिंडसे को अपने घर बुलाने की योजना पहले से बनाई थी। उसका इरादा गलत था। जब लिंडसे ने विरोध किया तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ। उसने उस पर हमला किया, यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी कि हत्या जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने अपराध के बाद जो कुछ किया उससे साफ साबित होता है कि वह अपने कृत्य को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लंबी सुनवाई के बाद जनवरी 2011 में अदालत ने फैसला सुनाया। तात्सुया इचिहाशी को उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन इस फैसले ने भी विवाद पैदा कर दिया। कई लोगों का मानना था कि इतनी क्रूर वारदात के लिए मौत की सजा होनी चाहिए थी, खासकर लिंडसे के माता पिता ने अदालत के फैसले पर निराशा जताई। हालांकि अदालत ने कहा कि जापानी कानून के अनुसार इस मामले में उम्र कैद पर्याप्त सजा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में रहते हुए इचिहाशी ने एक किताब लिखी। इस किताब में उसने अपने फरार रहने के दिनों, प्लास्टिक सर्जरी और अपराध की कहानी बताई। किताब इतनी ज्यादा बिकी कि वह बेस्ट सेलर बन गई। बताया जाता है कि इससे उसे बड़ी रकम मिली। हालांकि उसने दावा किया कि वह यह पैसा लिंडसे के परिवार को देना चाहता है, लेकिन परिवार ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आज भी यह मामला जापान के सबसे चर्चित अपराधों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराधी वही होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। लिंडसे हाकर अपने सपनों को पूरा करने जापान आई थी, लेकिन उसके सपने हमेशा के लिए अधूरे रह गए। दूसरी तरफ उसका हत्यारा आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उम्र कैद उस परिवार के दर्द की भरपाई कर सकती है जिसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी के